प्रिया शर्मा, इतिहास की शिक्षिका और आपका होस्ट। आज मेरे साथ है डॉक्टर राजेश कुमार, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रोफेसर, महाजनपद काल के विशेषज्ञ। स्वागत डॉक्टर कुमार। धन्यवाद प्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। शुरू करते हैं बुनियादी बातों से। महाजनपद क्या थे और क्यों ये काल इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? सरल शब्दों में, महाजनपद वे बड़े राजनीतिक इकाइयाँ थीं जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी तक फैली रहीं। ये द्वितीय शहरीकरण का समय था। शहर, व्यापार और संगठित राज्य धीरे धीरे उभरते हैं। हाँ, और इन महाजनपदों की संख्या पारंपरिक रूप से कितनी बताई जाती है? विस्पर। डॉक्टर राजेश कुमार, पारंपरिक स्रोतों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इसीलिए ही उन्हें महाजनपद कहा गया। हम आज उन्हीं 16 का नाम, उनकी राजधानियां और भौगोलिक स्थिति विस्तार से देखेंगे और साथ में उनका ऐतिहासिक महत्व समझेंगे। तो सूची के साथ चलते हैं और हर एक के साथ आधुनिक संदर्भ भी देंगे। 1. अंग, राजधानी चंपा, आधुनिक बिहार। 2. मगध, राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र, आधुनिक बिहार। 3. काशी, राजधानी वाराणसी, आधुनिक उत्तर प्रदेश। 4. कोशल, राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक उत्तर प्रदेश। 5. वज्जी, राजधानी वैशाली, आधुनिक बिहार। ये एक गणराज्य था। 6. मल, राजधानी कुशीनगर, आधुनिक उत्तर प्रदेश, ये भी गणराज्य था। 7. चेदी, राजधानी सुक्तिमती, आधुनिक मध्य प्रदेश। 8. वत्स, राजधानी कौशाम्बी, आधुनिक उत्तर प्रदेश। 9. कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली हरियाणा के आसपास। 10. पांचाल, राजधानियां अहिच्छत्र और कांपिल्य, आधुनिक उत्तर प्रदेश। 11. मत्स्य, राजधानी विराटनगर, आधुनिक राजस्थान। डॉक्टर राजेश कुमार, टोन इंफॉर्मेटिव, एंथुजियास्टिक, इंडियन हिंदी, पेस मीडियम। डॉक्टर राजेश कुमार, टोन नॉलेजेबल, एंगेजिंग, इंडियन हिंदी, पेस स्लो। 12. शूरसेन, राजधानी मथुरा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। 13. अश्मक, राजधानी पैठान, दक्षिण भारत, आधुनिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्से। 14. अवंती, राजधानियां उज्जैन और महिष्मती, आधुनिक मध्य प्रदेश। 15. गांधार, राजधानी तक्षशिला, आज पाकिस्तान भारत सीमा क्षेत्र के पास, जो पश्चिम के साथ संपर्क दिखाती है। 16. कम्बोज, राजधानी राजपुर, क्षेत्रीय रूप से कश्मीर, पाकिस्तान के कुछ हिस्से। इससे स्पष्ट होता है कि महाजनपद पूरे उपमहाद्वीप में फैले थे, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक। अब बताइए, इस काल की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या थीं, जैसे लौह युग, मुद्रा वगैरह? जी हाँ, प्रमुख बिंदु ये थे। पहला, लौह युग। लोहा खेती के औजारों और हथियारों में व्यापक रूप से आया, जिससे कृषि उत्पादन और सुरक्षा दोनों में सुधार हुआ। दूसरा, शहरीकरण। नदी किनारे और व्यापारिक मार्गों पर नगर और व्यापारिक केंद्र विकसित हुए, जैसे राजगृह, और बाद में पाटलिपुत्र के शहरी प्रारूप के शुरुआती संकेत मिलते हैं। और मुद्रा, सिक्कों का प्रयोग कैसे बढ़ा? क्या ये व्यापार के साथ जुड़ा था? सिक्का प्रचलन धीरे धीरे हुआ। छेददार पंचमार्क सिक्के और वजन आधारित लेनदेन आम थे। शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों यानी श्रेणियां ने लेखा जोखा और अनुशासन विकसित किया, और मानकीकृत भार पद्धतियों ने लंबी दूरी के व्यापार को संभव बनाया। इतना सुनकर लगता है कि अर्थव्यवस्था बहुत जैविक रूप से बदल रही थी। कृषि से अधिक उत्पादन और फिर उससे किए गए कर। बिल्कुल, कृषि में अधिशेष उभरा, जिससे कर व्यवस्था विकसित हुई। राज्य ने उपज का कुछ हिस्सा लिया, व्यापार पर टोल और सीमा शुल्क लगे। ये राजस्व स्रोत बने, जो प्रशासन और सैन्य खर्च के लिए जरूरी थे। बिल्कुल, कृषि में अधिशेष उभरा, जिससे कर व्यवस्था विकसित हुई। राज्य ने उपज का कुछ हिस्सा लिया, व्यापार पर टोल और सीमा शुल्क लगे। ये राजस्व स्रोत बने, जो प्रशासन और सैन्य खर्च के लिए जरूरी थे। राजनैतिक व्यवस्था भी दिलचस्प थी। कुछ स्थानों पर राजतंत्र और कुछ में गणराज्य। वज्जी और मल्ल जैसे उदाहरणों पर एक शब्द बताइए। वज्जी संघ और मल्ल गणराज्यों में सामूहिक निर्णय, सभा और परिषद थी। वहां नीतियां सामूहिक रूप से बनती थीं।
कुछ जगहों पर ये ओलिगार्किक संरचना थी, यानी प्रमुख कुल, गुट या परिवारों का गठजोड़, पर अन्य राज्यों में राजा का केंद्रीय सत्ता संचालन रहा। हाँ, और धार्मिक दार्शनिक परिदृश्य बुद्ध और महावीर इसी काल के हैं, सही है? बिल्कुल, बुद्ध और महावीर इसी महाजनपद काल में हुए। उनका शिक्षण शहरी और ग्रामीण दोनों जगह प्रभावी रहा। बौद्ध विहारों और जैन संघों ने सामाजिक विचारों और नीतियों पर असर डाला। शहरों में तरह तरह के आश्रम, चर्चाएं और शिक्षण केंद्र उभरे। व्यापार मार्गों से न केवल माल गए, विचार, आचार, कला और तकनीकें भी चली। गांधार और तक्षशिला जैसे केंद्र पश्चिम के संपर्क दिखाते हैं। समुद्री और तटीय मार्गों से दक्षिण और बाहरी समुद्री व्यापार जुड़ा। इससे स्थानीय और बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव मिले। मगध को अक्सर महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बताया जाता है। कारण क्या रहे? मगध की भूस्थिति, समृद्ध नदी तंत्र, लौह संसाधन और सुसंगठित शासन ये मुख्य कारण हैं। राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र ने प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम किया। यहाँ राजसी सक्षम नेतृत्व और भूमि सुधार ने सैन्य शक्ति और आर्थिक समृद्धि दी, जिससे मगध ने आसपास के प्रदेशों पर प्रभुत्व स्थापित किया। और अंततः यही मौलिक आधार मौर्य साम्राज्य की नींव बने हैं ना? हाँ, महाजनपद काल की संस्थाएं, प्रशासन, कर प्रणाली और नगर आधारित अर्थव्यवस्था मौर्य और बाद के साम्राज्यों के लिए आधार बनी। महाजनपदों का प्रशासनिक और सैन्य अनुभव समाहित हुआ और एक सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ। पुरातात्विक साक्ष्य भी महत्वपूर्ण हैं। पोटरी, सिक्के, किले, सड़क और निकाय सब मिलते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं, डॉक्टर कुमार? उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र के आसपास के उत्खनन में नालियां, लकड़ी के स्तंभों के निशान और किले की परतें मिली हैं। तक्षशिला में शिक्षा और व्यापार के प्रमाण, लेखन लिपि, सिक्के और हस्तशिल्प बाह्य संपर्क दर्शाते हैं। वैशाली में गणतांत्रिक संस्था के प्रमाण साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों से मिलते हैं। मिट्टी के पात्र, पंचमार्क सिक्के और किले की दीवारें ये सब जीवन की कई परतें दिखाते हैं। ये सब मिलकर एक रंगीन, गतिशील परिदृश्य बनाते हैं, जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था और विचार एक साथ चलते थे। आखिरी बात, आम लोगों का जीवन कैसा था? कारीगर, किसान, व्यापारी, उनकी भूमिका किस तरह बदल रही थी? किसान अब लोहे के हल से अधिक उत्पादन कर रहे थे, जिससे व्यापारिक वर्ग का विकास हुआ। कारीगरों के गुट, व्यापारी गिल्ड और नाविक समुदाय उभरे। शहरी केंद्रों में बाजार, शिल्प और सेवाएं विकसित हुईं। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ी और कुछ पेशेवर परिवारों की आर्थिक शक्ति मजबूत हुई। महिलाओं की घरेलू और छोटे-मोटे व्यापारों में भागीदारी का भी संकेत मिलता है। घर आधारित हस्तशिल्प और स्थानीय बाजार। और भाषा, लोक जीवन और त्योहारों में क्या निरंतरता दिखाई देती है? क्या हमारे कुछ रीति रिवाज वहीं से आते दिखते हैं? हाँ, स्थानिक भाषाई रुझान और त्योहारों के अनुष्ठानिक तत्वों में निरंतरता मिलती है। कई स्थानों के पुरातात्विक स्रोतों और लेखों में स्थानीय नावों, देवताओं और व्यवहारिक रीति रिवाजों के संकेत हैं, जो बाद के काल में भी कायम रहे। साथ ही अभिलेख और शिलालेख दिखाते हैं कि प्रशासनिक लेखांकन और कुछ हद तक लिखित परंपरा अल्प शिक्षित अभिलेख पकड़े गए पालन में थी, जो रिकॉर्ड कीपिंग और कानूनी लेन देन आसान करती थी। और आखिरकार महाजनपद काल ने क्या छोड़कर गया संक्षेप में? संक्षेप में, इस काल ने शहरीकरण, व्यवस्थित प्रशासन, मुद्राओं का प्रारंभिक प्रयोग, व्यापारिक नेटवर्क और दार्शनिक आंदोलनों को एक आकार दिया। ये वह समय था जब स्थानीय परंपराएं और संसाधन बड़े राजनीतिक आकार में बदलने लगे, और यही आधुनिक उपमहाद्वीपीय इतिहास की नींव बनी। अंतिम बात, हमारे श्रोताओं के लिए कोई पढ़ने की सलाह या संदर्भ? सुझाव: प्राथमिक स्रोतों के अनुवाद पढ़ें, जैसे पुराणिक और बौद्ध जैन साहित्य के अंश। साथ में हालिया पुरातात्विक रिपोर्टें और समकालीन शोध पत्र। संग्रहालयों और स्थानीय पुरातत्व स्थलों की यात्रा बहुत मददगार है। सिक्कों, शिल्प और उत्खननों को नजदीक से देखकर अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर कुमार, ये बहुत जानकारीपूर्ण सत्र रहा। हमें बताइए, अगली कड़ी में क्या देखेंगे? अगली कड़ी में हम मगध के प्रशासन, पाटलिपुत्र के शहरी योजनाओं और आर्थिक नीतियों पर विस्तार से चर्चा
चर्चा करेंगे। हम पुरालेखों, सिक्कों और उत्खननों के माध्यम से दिखाएंगे कि लोग कैसे जीते थे, किस तरह के कर लगाए जाते थे और कैसे एक छोटा महाजनपद साम्राज्य में बदला। सुनने के लिए धन्यवाद।